गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। और एक नए टॉपिक के साथ में आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं और टॉपिक का नाम है ऑफ-बाउ नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या रचना करना। जिसका अर्थ होता है निर्माण या रचना करना। ये कोई ऑफ-बाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण या रचना करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को ही कहते हैं ऑफ-बाउ नियम। इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। क्या है ऑफ-बाउ नियम? इस नियम के अनुसार, नोट करिए इसको, ऑफ-बाउ नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होता है, परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होता है, जब परमाणु ऑर्बिटल भरते हैं, जब परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से प्रवेश करते हैं। क्रम से प्रवेश करते हैं। जब परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होता है तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था, परमाणुओं की तलस्थ अवस्था ग्राउंड स्टेट में जब परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से प्रवेश करते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटलों में भरते हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। पहले इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिटलों में भरेंगे? जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार से होता है। पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s में, फिर 2s में, 2p, 3s, 3p और 3p के बाद में भरते हैं 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 4p में, फिर 5s में, 5s के बाद में 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, उसके बाद में 4f में, उसके बाद में 5d में, 5d में, फिर 6p में, है ना। तो ये परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम है। ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम है। बढ़ने का क्रम मतलब सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? 1s की, है ना। उससे ठीक ज्यादा 2s की, उससे ठीक ज्यादा 2p की, उससे ठीक ज्यादा 3s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन उन परमाणु ऑर्बिटलों में, परमाणु कक्षकों में भरते हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा, जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा न्यूनतम होती है वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। उस ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑफबाउंड नियम है ना। इस नियम के आधार पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। देखो ये वो क्रम है, पहले इलेक्ट्रॉन, मतलब इस क्रम में परमाणु ऑर्बिटलों को इलेक्ट्रॉनों से भरते हैं, तो उससे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं। अच्छा देखो ये जो क्रम आया, इसको, ये क्रम किस प्रकार से आया है कि इसकी ऊर्जा सबसे कम है, फिर इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा ठीक इससे ज़्यादा है। ये क्रम आता है n प्लस l नियम से। तो ये n प्लस l नियम लगा करके परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा का पता लगाया जाता है n प्लस l नियम। n क्या है? n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिगंशी क्वांटम संख्या है, और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास में विभिन्न कक्षक है, विभिन्न कक्षक हमारे पास में मान लीजिए 1s है। कक्षक कौन सा है? ये कक्षक 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 3d, 4s, आगे भी ले सकते हैं। अच्छा अगर मैं इस कक्षक के लिए n प्लस l का मान रखूं, देखो ये ध्यान रखो, जो s उपकोष होता है, s, p, d, f, ये जो उपकोष होते हैं ना, इनके लिए l का जो मान होता है s के लिए 0 होता है। क्वांटम संख्याओं में हमने पढ़ा है s उपकोष के लिए l का मान, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। और ये मुख्य क्वांटम संख्या जो उपकोष से पहले लिखी हुई है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। तो इसके लिए n का मान 1 है, s के लिए l का मान 0 होता है, तो टोटल कितना हो गया इसका? 1। इसके लिए 2 प्लस s का मान 0, तो टोटल कितना? 2। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2, p का मान 1, टोटल कितना हुआ? 3। 3s के लिए n का मान 3, s का मान 0, तो टोटल कितना हुआ? 3। इसके लिए 3p के लिए n का मान 3, p का मान 1, तो टोटल कितना हुआ? 4। 3d के लिए 3, d के लिए l का मान कितना होता है? 2, तो ये भी 4। 4s के लिए ये 3d के लिए 3 और 2 5, 5 आएगा ये, और 4s के लिए 4 प्लस 0, ये 4 आएगा, है ना। तो n प्लस l को लागू करके ये जो विभिन्न परमाणु कक्षक है ना, ये p उपकोष, s उपकोष, p उपकोष p कक्षकों से बना होता है, s उपकोष में एक s ऑर्बिटल होता है, d उपकोष में 5 d ऑर्बिटल होते हैं। तो n प्लस l लगा करके हम इनकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। जिन परमाणु ऑर्बिटलों के लिए n प्लस l का मान कम होता है, उनकी ऊर्जा कम होती है। यानी कि सबसे कम मान किसके लिए है? 1s। 1s के लिए, 1s के लिए है, तो पहले लिखेंगे हम 1s, है ना, 1s, और उसके बाद में 2s, उसके बाद में देखो 2p और 3s, इन दोनों के लिए n प्लस l का मान 3 है,
अगर दो परमाणु कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर आता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरता है या कहीं उस उपकोष में भरता है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है। देखो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। n+l का मान तो बराबर है, दोनों का मान बराबर है, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? उसमें भरेगा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम होती है। इस केस में जब n और l दोनों का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेगा जिसके लिए n का मान कम होता है। तो n का मान इसके लिए 2 है, इसके लिए n का मान 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं में भरेगा 2s 2p में भरेगा, 2p के बाद में फिर 3s में भरेगा 3s, और 3s के बाद में फिर देखो 4, इसकी भी n+l का मान 4 है, इसका भी n+l का मान 4 है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? जिसकी मुख्य क्वांटम, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उस परमाणु ऑर्बिटल में भरता है जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है, और 3p की जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 3p में भरेगा, 3p। उसके बाद में देखो 3d में नहीं भरने का, 4s में भरेगा, क्योंकि इसके लिए n+l का मान कम है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में भरता है। तो इसी प्रकार से और इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या है? ये है ऊर्जा बढ़ने का क्रम, ऊर्जा बढ़ने का क्रम। इलेक्ट्रॉन पहले उन परमाणु कक्षकों में भरते हैं जिनके लिए n+l का मान कम होता है। और देखो इस क्रम को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, इस क्रम को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। पहले लिखो 1s, फिर 2s, 2p है ना, 3s, 3p, 3d। उसके बाद में लिखो 4s, 4p, 4d, 4f। उसके बाद में 5s, 5p, 5d, 5f। उसके बाद में 6s, 6p, 6d, 7s। बस यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा। अच्छा देखो अब इलेक्ट्रॉन देखो किस प्रकार से भरेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, है ना, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे 2s, फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, ये इस तरीके से इसको बनाएंगे, इस तरीके से। ये देखो इलेक्ट्रॉन पहले भरता है 1s में, है ना, 1s में, फिर इसको ऐसे घुमा लीजिए 1s में, फिर भरेगा 2s में, इसको यहाँ से यूं ऐसे मानिए, फिर भरेगा 2p 3s में, है ना। देखो 1s, 2s, 2p, फिर 3s, है ना, फिर आया ये 3s, और 3s के बाद में आता है फिर ये 3p, उसके बाद में 4s आया, है ना, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ से ये 4s के बाद में फिर ये 3d के बाद में 4p, 5s, है ना, और फिर यहाँ से ऐसे चलते हैं, फिर 5s के बाद में 4d, 5p, 6s, और फिर यहाँ से इस तरीके से ये 4f, 5d, 6p, 7s,
है ना। और फिर इस ऐसे ही चलेंगे वापस, ये फिर 5F फिर 6D। तो इस प्रकार से भी हम देखो क्रम वही आता है जो आपने पहले लिखा था, है ना। यहाँ पर हमने 3D तक लिखा है, 3D तक। आगे लिख सकते हैं 4P 5S, है ना, 4D 5P 6S। तो इन परमाणु ऑर्बिटलों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब हम इस आहबाउ नियम से विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आहबाउ नियम क्या है? आहबाउ नियम ये है कि विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम ये होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पहले उन परमाणु ऑर्बिटलों में भरते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है। तो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखो पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अगला तत्व होता है हीलियम, परमाणु क्रमांक 2। हीलियम, फिर लिथियम, परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4। बोरोन, परमाणु क्रमांक 5। कार्बन का होता है 6। नाइट्रोजन का होता है 7। ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। देखो परमाणु क्रमांक होती है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। और किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरता है? देखो पहले ये भरेगा s में, 1s में देखो जो s उपकोष होता है ना, s उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1s1, है ना। और s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, है ना। जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है इसको मूर्धांक के रूप में लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट के रूप में इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपकोष के ऊपर। और अब देखो s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। ये पूरा भर गया। अब ये 2s शुरू होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा 2s1, है ना। इसका होगा 1s2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s 1s2 2s2। अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, s ऑर्बिटल में अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो p उपकोष में जाएगा, 2p1 2p1, है ना। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन, जो p उपकोष होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब p उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, है ना। इसका क्या हो जाएगा? 2p3। बाकी ये सेम रहेगा 1s2 2s2। इसका क्या हो जाएगा? 2p4। अच्छा, ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन के बाद में देखते हैं, ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। फ्लोरीन नियोन परमाणु क्रमांक होता है 10। फिर सोडियम परमाणु क्रमांक 11। मैग्नीशियम 12। एल्यूमिनियम का होता है 13। सिलिकॉन का होता है 14। फास्फोरस का होता है 15। सल्फर का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 17, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे इनके? देखो जो p कोष होता है, p कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? p कोष में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ऑक्सीजन में होता है 2p4। अब फ्लोरीन का देखते हैं, इसका होगा 1s2 2s2
2p6, 2p6 और 2p5, 2p5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनो, 6 और 5 11, ओ सॉरी ये 2p5, 1s2 2s2 2p5 है ना। और इसका हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 है ना। अब देखो यहां तक भर दिया, ये 2p तक भर गया। अब p में, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब नया उपकोष भरना शुरू होगा, ये 3s भरना शुरू होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मैग्नीशियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s के बाद में फिर अब 3p शुरू हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 6 4 10 2 12, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 3p1। अब इसमें अगले जो तत्व है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन p उपकोष में बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहां तक तो सेम रहेगा, इसका हो जाएगा 3p2, फास्फोरस का हो जाएगा 3p3, सल्फर का हो जाएगा 3p4, क्लोरीन का हो जाएगा 3p5, और इसके बाद में आता है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 18, इसका हो जाएगा 3p6, 3p6। अब नियोन के बाद में अगला जो तत्व आता है उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19। पोटेशियम के बाद में आता है फिर कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कैल्शियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम, क्रोमियम होता है 24, और उसके बाद में आता है मैग्नीज 25, और इसके बाद में आता है Fe26। उसके बाद में आता है कोबाल्ट 27, और उसके बाद में आता है, कोबाल्ट के बाद में आता है निकेल 28। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखो पोटेशियम का, देखो नियोन का तो हो गया था 3p6, मतलब 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद में फिर 3s2 और 3p6, 3p6 यहां तक पहुंच गए। 6 4 10 और 8 18। अब 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में न जाकर के 4s में बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s1 होगा, 4s1। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहां तक तो ये सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 4s2, 4s2। अब स्कैंडियम का कितना होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और 3p6 4s2, और उसके 4s2 के बाद में इलेक्ट्रॉन भरेगा 3d। अब कहीं में भरेगा, 4s तो पूरा भर गया है ना, अब इलेक्ट्रॉन भरेगा कहीं में 3d में। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा, तो 3d1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 4s2 3d1। अब देखो
जो 4s है ना, ये चौथा कोष है, ये तीसरे कोष के उपकोष है, तो इनको एक जगह रखते हैं। भरता पहले 4s ही है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जो समान कोष के उपकोष होते हैं उनको एक जगह लिखते हैं, 3d1 4s2 4s2। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, इसमें ये 3d2 हो जाएगा, है ना। वैनेडियम में 3 ये हो जाएगा, इसमें यहां तक ये सेम है, और ये हो जाएगा 3d2 4s2, है ना। वैनेडियम में यहां तक सेम है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 3d3 4s2, क्योंकि जो डी उपकोष होता है ना उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो चाहिए 3d4 4s2, लेकिन ये अपवाद है, ये आहबाउ नियम का अपवाद है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब ये d4 होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से इसमें कूद जाता है, तो ये हो जाएगा 4, एक यहां से आया 3d5 4s1 3d5 4s1 होता है। जो इसके जो रासायनिक गुण होते हैं प्रयोगों के द्वारा, उनके आधार पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये पाया गया है। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मैंगनीज का, यहां तक सेम होता है 3p5 तक, 6 और 4 10 8 18 19 और 5 24, हाँ, तो ये होता है 3d5 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, 3d7 d उपकोष में 10 तक इलेक्ट्रॉन, 3d7 4s2, इसका हो जाएगा 3d8 4s2। अब देखते हैं कॉपर। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी अपवाद होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखो होना चाहिए 3d, मतलब यहां तक समान होना चाहिए, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3s2 3p6 और 3d9 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s में से इसमें कूद जाता है, तो ये होता है 3d10 4s1। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s1 होता है, तो ये भी अपवाद है। अच्छा, अब जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो यहां तक तो सेम होता है p6, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 3d10 4s2 3d10 4s2। तो ये 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होने चाहिए। देखो यहां तक ये दो अपवाद है, क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अच्छा देखो इनके इसमें ये जो डी उपकोष है, डी उपकोष देखो, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पूरा आधा भरा हुआ है ना। अगर हम इस डी उपकोष को देखें, ये कॉपर में, कॉपर में अगर हम डी उपकोष को देखें, देखो ये डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भरता है, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए,
ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये। अब ये देखो, ये पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ उपकोष है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल है। जो पूर्ण रूप से आधा भरा उपकोष होता है या पूरा भरा उपकोष होता है, या तो पूरा आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हुआ हो, वो उपकोष ज्यादा अस्थायी होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है। तो इसलिए क्रोमियम का ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो, इसमें होना तो चाहिए 3d9 4s2, 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रयोगों के द्वारा गुणों के आधार पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है 3d10 4s2। मतलब जो डी उपकोष होता है ना, डी उपकोष पूरा भरा होता है, पूरा भरा होता है। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी उपकोष में अधिकतम, है ना। प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जो पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ उपकोष हो या पूरा भरा हुआ उपकोष हो, ये एक अस्थायी व्यवस्था होती है। इसमें जब उपकोष पूरा भरा होता है या वो पूरा आधा भरा होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो अस्थायित्व होता है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा अहोभाव नियम, और इसमें हमने विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी फायदा होगा, आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू।